तो चलिए आज भारतीय टीवी के सफर पर थोड़ी बात करते हैं। सोचिए, एक तरफ 1984 का हम लोग था, जी जी। सिर्फ 156 एपिसोड्स। हाँ, और कितनी असली कहानियां थी उसमें। आम आदमी की जिंदगी, वो सब, लिंग भेद, प्रेम विवाह। बिल्कुल, शराबखोरी, गरीबी, जो असल मुद्दे थे। और दूसरी तरफ आज देखिए 2025 में ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज हैं। वो तो 5000 एपिसोड के पास पहुंच रहे हैं शायद। हाँ, तो ये जो बदलाव है ना, इसी बार आज हम थोड़ा गहराई से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम कुछ विश्लेषण देख रहे थे जो भारतीय टीवी सीरियल्स के इस पूरे सफर को, और जिसे कई लोग मानते हैं कि एक तरह का पतन हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा क्या बदला कि टीवी आज इतना अलग दिखता है। सही। तो ये जो चर्चा है ये उन स्रोतों पर आधारित है जो टीवी के इतिहास और आज की हालत, खासकर जो क्रिएटिविटी में उतार चढ़ाव आया है, उस पर फोकस करते हैं। और हमारा मकसद यही समझना है कि क्यों बहुत से लोगों को लगता है कि भाई टीवी कहीं रास्ता भटक गया है। वो जो पुराना दौर था, हाँ, वो विविधता, वो प्रयोग, उसकी तुलना आज से करना, है ना? तो शुरुआत करते हैं उसी दौर से जिससे स्वर्णिम युग कहते हैं, 80s और 90s का दशक। हाँ, वो तो कमाल का दौर था। स्रोत भी उसे बहुत अहम मानते हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग की बात की हमने 1984 में, पहला सोप ओपेरा। और सोचिए, सिर्फ 156 एपिसोड। हाँ, और कहानी एक आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। वही सब मुद्दे, जेंडर बायस, लव मैरिज की दिक्कतें, शराब की लत, गरीबी, अंधविश्वास। करियर की चिंताएं भी थी। मतलब उस वक्त के समाज का बिल्कुल आईना था वो। सही का। स्रोत पर भी देखी कितनी हिम्मत थी। सांस 1999 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बात की। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। या फिर शांति 1994 वाला, एक जर्नलिस्ट की कहानी जो अपने परिवार के राज खोलती है। उसने तो पूरे देश को हिला दिया था। और भी कितने थे, बुनियाद, देख भाई देख, नुक्कड़, अगले की दुनिया। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है। चंद्रकांता, अलिफ लैला, तू तुम्हें मैं, हम पांच, श्रीमान श्रीमती। सही बात है। उस दौर की जो राइटिंग थी, एक्टिंग थी, डायरेक्शन था, उसमें एक ताजगी थी, है ना? एक ईमानदारी थी। हर शो की अपनी पहचान थी, अपने किरदार थे। आज की तरह नहीं कि एक ही क्या कहते हैं टेम्पलेट या मोल्ड बन गया है। हाँ, और उसी में फिट करने की कोशिश होती है सब। नतीजा ये होता है कि हर दूसरा शो एक जैसा लगता है। उस समय एक और चीज थी, शोज हफ्ते में 1 या 2 बार आते थे। सही कहा। उससे लेखकों को वक्त मिलता था सोचने का, किरदारों को डेवलप करने का। बिल्कुल। आज के डेली सोप की जो रफ्तार है उसमें शायद वो गुंजाइश कम हो गई है। और जॉनरे, कितने अलग अलग तरह के जॉनरे थे, कॉमेडी, ड्रामा, ऐतिहासिक, सामाजिक। और यही बात आज चिंता का विषय बन गई है। विश्लेषण साफ बताता है कि कैसे पूरे के पूरे जॉनरे टीवी से लगभग गायब हो गए हैं। हाँ, ये सिर्फ कुछ शोज बंद होने की बात नहीं है। नहीं, ये पूरी की पूरी कैटेगरीज का साइडलाइन हो जाना है। जैसे जासूसी शोज। हाँ। याद है करमचंद? हाँ। 1985 वाला गाजर के साथ। हाँ हाँ। और व्योमकेश बख्शी। हाँ। 1993 वाला, कितना धीमा लेकिन कितना असरदार था। और वो राजा और रेंचो 1997 का कुत्ते वाला जासूस, वो भी था। हाँ। ये सब किरदार और कहानियां आज भी याद हैं। स्रोत इन्हें कहानी सेंट्रिक शोज कहते हैं। और आज क्या है? ट्रू क्राइम के नाम पर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। और विश्लेषण इस पर एक गंभीर बात कहता है। वो कहते हैं कि ये शोज कई बार सनसनीखेज थंबनेल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। जिनमें ज्यादा स्किन दिखा के व्यूज। हाँ, बारहवीं के बच्चों की जिंदगी, डेटिंग, करियर का टेंशन, पीयर प्रेशर, कितना रियल लगता था। बिल्कुल। फिर स्कूल डेज भी था, जस्ट मोहब्बत भी। जस्ट मोहब्बत में वो बच्चा था जो बोर्डिंग स्कूल में रहता था, उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड भी था। हाँ, शायद रीमिक्स जो 2004 में आया था, वो इस जॉनर का आखिरी हिट शो था शायद। और विश्लेषण आज के सो कॉल्ड टीन ड्रामा पर सवाल उठाता है। जैसे कुछ टीन फैंटेसी ड्रामा है, तेरे इश्क में घायल जैसा कुछ नाम लिया गया है। उसमें क्या दिक्कत है? एक तो ये कि कलाकार अक्सर टीनेजर से काफी बड़े लगते हैं, और दूसरी, वो पुराने टीन ड्रामा असली टीनेज इश्यूज दिखाते थे। जैसे प्यूबर्टी, पहला प्यार, एग्जाम स्ट्रेस। हाँ, करियर की चिंता, फैमिली प्रॉब्लम्स, वो रिलेटेबल लगते थे, दर्शक कनेक्ट करते थे। आज के टीन शोज में वो रियलिटी अक्सर मिसिंग लगती है। अच्छा, एक और जॉनरा का जिक्र है जिस पर यकीन करना मुश्किल है आज के जमाने में, साइंस फिक्शन। स्रोत बताता है कि 80s 90s में भारतीय टीवी पे साईफाई भी बना था। सच में? कौन सा? एक नाम है स्पेस सिटी सिग्मा,
1989 का एक स्पेस सिटी की कहानी जो फ्यूजन एनर्जी पर चलती है, इंसानों का आखिरी ठिकाना और कोई ज़काकू नाम का एलियन विलन है। अरे वाह, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन कैप्टन व्योम तो बहुतों को याद होगा, 1998 वाला। हाँ, मिलिंद सुमन थे उसमें। बिल्कुल। कहानी भविष्य में सेट थी, साल 2123 में। साइंस फिक्शन जैसे जॉनरा या तो गायब हो गए या बहुत कम हो गए, लेकिन एक जॉनरा है जो और भी बड़ा हो गया है। डेली सोप्स। हाँ, प्रोडक्शन में भी, व्यूअरशिप में भी आज यही सबसे बड़ा जॉनरा है। पर सवाल ये है कि क्या ये साइज क्वालिटी के साथ आया है? और यहीं पर आज के डेली सोप्स की जो सबसे बड़ी आलोचना है वो सामने आती है। खासकर जब हम पुराने शोज जैसे शांति से तुलना करते हैं। 1994 वाला, उसकी कहानी, उसका एग्जीक्यूशन आज भी मिसाल है। बिल्कुल। और आज क्या हो रहा है, शोज शुरू तो होते हैं किसी अच्छे पॉइंट से, शायद किसी प्रासंगिक मुद्दे से। हाँ, शुरू में तो ठीक लगते हैं, लेकिन फिर वो टीआरपी की रेस में हजारों एपिसोड्स तक खिंच जाते हैं। कहानी कब की पटरी से उतर जाती है, किरदार अपनी पहचान खो देते हैं और शो का जो असल मकसद था वो मजाक बनकर रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता, 5000 एपिसोड, ये तो बहुत ज्यादा है। स्रोत एक शब्द इस्तेमाल करता है इसके लिए, एम्बियंट वॉचिंग। एम्बियंट वॉचिंग मतलब लोग अब इन शोज को एक्टिवली देख भी नहीं रहे, वो बस घर में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अच्छा, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। जो डाई हार्ड फैंस है वो भी शायद अब हर चीज फॉलो नहीं करते। ये कहानी कहना नहीं रहा, अब ये एपिसोड छापने जैसा हो गया है। ये बात तो कई लंबे चले शोज पर फिट बैठती है। कुमकुम भाग्य 11 साल चला। बालिका वधू को ही देख लीजिए, शुरू हुआ था बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दे पर। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन 8 साल चलते चलते वो कहाँ पहुंच गया। कहानी ये दिखाने लगी कि कैसे बाल वधू को एडजस्ट करना चाहिए, एक परफेक्ट बहू बनना चाहिए। अरे मतलब पूरा मुद्दा ही पलट गया। हाँ, कहानी घर घर की भी आइकॉनिक था, पर उसे भी 8 साल तक खींचा गया। क्या वाकई कहानी में इतना दम था या बस टीआरपी के लिए? और आजकल इन शोज को पहचान कैसे मिलती है? वो अजीबोगरीब वायरल क्लिप्स से। वही, गोपी बहू लैपटॉप धो रही है, हाँ, या वो सास के थप्पड़ से बहू, और वाहियात स्लैपस्टिक कॉमेडी के सहारे टिके हुए हैं। मतलब वो भी अब बस बैकग्राउंड नॉइज बन गए हैं। काफी हद तक, जो कभी अपॉइंटमेंट व्यूइंग हुआ करते थे। और यहाँ भी वही रीमेक रिबूट वाला पैटर्न दिखता है। हाँ, जिसे स्रोत न्यू कॉन्सेप्ट फटीक कहता है। नए ओरिजिनल आइडियाज लाने से कतराना, जैसे बॉलीवुड में हो रहा है, वही टीवी पर भी पुराने हिट फॉर्मूला या शोज को भुनाने की कोशिश। लेकिन ये फॉर्मूला चल रहा है क्या? ज्यादातर फेल हो रहा है। विश्लेषण ने लिस्ट दी है असफल रीबूट्स की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रीबूट फेल हुआ, बालिका वधू का रीबूट फेल हुआ। सारा भाई वर्सेस सारा भाई का भी तो आया था ओटीटी पर। हाँ, वो भी नहीं चला। सौभाग्यवती भव का रीबूट आया, जल्दी बंद हो गया। श्रीमान श्रीमती का रीबूट भी फेल रहा। तो इसका मतलब दर्शक सिर्फ पुराने नाम पर वापस नहीं आते? नहीं, उन्हें कंटेंट में दम चाहिए। पुरानी चीज को नए पैकेट में बेचने से काम नहीं चलता। लेकिन उस पुराने दौर में कुछ ऐसे शोज भी थे जो बिल्कुल हटकर थे, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हाँ, बिल्कुल। जैसे शेखर सुमन का लेट नाइट टॉक शो मूवर्स एंड शेकर्स 1997 में। अरे हाँ, क्या शो था वो। कितना एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट था, पॉलिटिकल सटायर, गेस्ट के साथ वो बेबाक बातचीत। आइकॉनिक बन गया था। लेकिन आज वैसा कोई लेट नाइट शो है टीवी पर? नहीं, वो जॉनर ही खत्म हो गया लगता है। और जसपाल भत्ती का द फ्लॉप शो, ओह, वो तो मास्टरपीस था। सिर्फ 10 एपिसोड, अपने बजट में बनाया हुआ, लेकिन करप्शन पर, समाज की कमियों पर कैसा सीधा और तीखा व्यंग था। वो सटायर राइटिंग की एक क्लास थे। वैसा हिम्मत वाला शो आज देखना मुश्किल है। और ऑफिस 2001 वाला, पंकज कपूर। हाँ, सरकारी दफ्तरों का वो रोजमर्रा का करप्शन, आज भी कितना रेलेवेंट है वो शो। बिल्कुल, पर विश्लेषण ये सवाल भी उठाता है कि क्या आज के माहौल में वैसा शो बनाना आसान है? ये सोचने वाली बात है। एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी, टाइटल ट्रैक्स। हाँ, टाइटल ट्रैक्स। एक जमाना था जब शो का टाइटल ट्रैक ही उसकी पहचान बन जाता था, जुबान पर चढ़ जाता था। सही कहा। आहट या जी हॉरर शो का म्यूजिक तो आज भी डरा देता है। बिल्कुल। जस्ट मोहब्बत का टाइटल ट्रैक केके ने गाया था। रीमिक्स का अपना अलग अंदाज था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खिचड़ी, शरारत, शक्तिमान, विकराल और गबराल, कोई है,
कितने सारे नाम हैं जिनके टाइटल ट्रैक आज भी गुनगुनाते हैं लोग। सही बात है। अब जरा सोचिए पिछले 10 साल में कितने टीवी शोज की टाइटल ट्रैक आपको याद है? शायद उंगलियों पर गिन सकते हैं। हाँ, बहुत कम। ऐसा लगता है जैसे इस चीज पर अब उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता। शायद। तो ये सब देखकर सुनकर निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोत कहता है कि हाँ, ओटीटी और इंटरनेट ने टीवी देखने का तरीका बदला है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारतीय टीवी प्रोडक्शन की जो दिक्कतें हैं वो शायद ओटीटी के आने से पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ, ये बात अहम है। लगभग 2010 के आसपास ही वो एक थकान सी दिखने लगी थी। एक्सपेरिमेंट कम हो गए थे, कहानियां रिपीट होने लगी थीं। ओटीटी का बूम तो 2016 या 2018 के बाद आया। सही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री ने शायद खुद ही कोशिश करना, रिस्क लेना कम कर दिया था। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि टीवी मरा नहीं है। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो केबल टीवी पर ही निर्भर है, जिनके लिए बहुत सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। स्रोत ओटीटी यूजर्स को एक तरह से प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी कहता है। तो टीवी का ऑडियंस बेस अभी भी बहुत बड़ा है। ये बात सही है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि टीवी शायद अब वैसा कभी नहीं हो पाएगा जैसा वो 30-35 साल पहले था, जब वो एक तरह से कल्चरल सेंटर पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बदलाव क्या दिखता है? हम उन शो से दूर आ गए हैं जो विविध थे, एक्सपेरिमेंटल थे, हाँ। हफ्ते में एक बार आते थे, जरूरी मुद्दों या खास जॉनरा पर फोकस करते थे। और अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां डेली सोप्स का दबदबा है, जो अक्सर एक ही जैसे टेम्पलेट पर बनते हैं, अंतहीन खिंचते जाते हैं। मौलिकता की कमी दिखती है। और जिन्हें अक्सर बस पैसिवली देखने के लिए बनाया गया लगता है, बैकग्राउंड में चलने के लिए। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बदलाव शायद दर्शकों की बदलती पसंद के बारे में भी कुछ कहता है, प्रोडक्शन के दबावों के बारे में भी। टीआरपी का प्रेशर, लागत कम रखने का प्रेशर, और शायद वो जो एक साझा सांस्कृतिक अनुभव था, वो भी